दरबार की उस शाम का सूर्योमुखी और आभा आज भी शहर वालों की जुबान पर थी। हवा में मसालों सी चुन्नियों सी खुशबू घुली हुई थी और महल के बड़े बड़े खंभों पर दीपकों की रोशनी ने चांद की शक्ल सी चमक बिखेरी हुई थी। राजा फैजुल मुल्क का दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। मंत्री, दर्शन शास्त्री, दरबारी कवि, व्यापारी और धनी जमींदार, हर चेहरे पर महत्वाकांक्षा और थोड़ी सी सजगता थी। पर उस दिन दरबार में आने वाले एक साधारण सा आदमी ने ऐसा मजाक किया कि इतिहास बन गया, और मजाक ऐसा कि उसके बिना उस शाम की हंसी आधी सी रह जाती। मुल्ला नसीरुद्दीन किसी विद्वान या शाही सलाहकार के रूप में नहीं जाना जाता था। वो गरीब पर दिमाग तेज और बातों में चोखा था। कुछ उसे चतुर कहते थे तो कुछ लोग उसे मस्खरा भी समझते थे। मुल्ला का घर शहर से बाहर एक छोटी सी गली में था। वहां उसकी स्त्री एक ओरिद गिलास और 2 कटोरी परोसकर उसे बस 1 कप चाय में ही आन गांव के किस्सों को सुनने की आदत थी। पर मुल्ला के किस्से सिर्फ गांव तक सीमित न रहे। उसकी बातों में जिंदगी की गहरी सच्चाई और अनदेखे व्यंग्य यूं छलकते कि सुनने वालों का पेट पकड़ लेती। उस दिन उसे दरबार की सूचना कैसे मिली, ये कोई विशेष बात नहीं थी। शहर के चौराहे पर एक युवा दरबारी उसे मिले और बोले, राजा आज अकेले हैं, उनसे कोई मजाकिया बात कर लीजिए, दरबार के लोग बोर हो रहे हैं। मुल्ला की आंखों में कुछ चमक आई। वो जानता था कि राज दरबार में जाने का मतलब केवल हंसी नहीं, बल्कि एक मौका होता है अपनी बुद्धि दिखाने का, और कभी कभी बड़ा सामान उधार लेने जैसा अवसर। उसने तुरंत अपने सादे कपड़े बदले, सर पर सफेद टोपी रखी और दरबार की ओर चल पड़ा। दरबार में पहुंचते ही मुल्ला ने देखा कि लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए थे, कुछ गंभीर, कुछ आडंबरपूर्ण। राजा फैजुल मुल्क अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी वेशभूषा शाही थी, पर आंखों में थकान का भाव था। दरबार में एक बड़ा मुद्दा चल रहा था। नगर के बाहर उभरी एक नई नदी ने किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचाया था, और कुछ लोगों का कहना था कि नदी के किनारे ईश्वर का प्रकोप है, जबकि मंत्री सोचते थे कि यह प्रशासन की लापरवाही है। मुल्ला ने ध्यान से सुना और फिर अपनी जगह से उठा। पहले तो लोग हंसे, मुल्ला, यहां तुम क्या करोगे? दरबार में तो विद्वान, न्यायाधीश और वजीर आते हैं। मुल्ला मुस्कराया और बोला, जहां बहस हो वहां हर तरह की बात सुनने की जरूरत है। मैं केवल एक सवाल पूछकर जाऊंगा। राजा ने थोड़ी जिज्ञासा से कहा, पूछो, पर जल्दी करो, हमारी समस्याएं बड़ी हैं। मुल्ला के मुख से निकला प्रश्न सादा था, पर उसकी तर्ज पर ऐसा व्यंग्य घिरा हुआ था कि दुनिया के संत भी मुस्कुरा उठते। मुल्ला ने कहा, हजरत, इस नदी में जरा सा झगड़ा हुआ है क्या? नदी ने खेतों को क्यों खाया? क्या नदी ने कहा था कि पहले किसान आकर उसे परेशान कर रहे हैं, या किसान ने कहा था कि नदी ने उनका घर ले लिया? दरबार में गूंज उठी, हंसी और हल्की सी अवमानना। फिर राजकीय कवि ने बड़ा अहंकार भरा स्वर निकाला, मुल्ला, ये बातें इतनी सरल नहीं होती। नदी तो प्रकृति का नियम है। मुल्ला ने सिर हिलाया, पर वो अभी हरकत में नहीं आया। उसने धीरे से कहा, ठीक है, पर मैं एक और बात पूछूंगा। क्या नदी से कभी किसी ने महिला या पुरुष की तरह व्यवहार किया है? क्या किसी ने नदी से कहा, कृपया हट जाओ, या नदी ने कहा, मैं अपनी चाल पर हूं? लोग फिर से हंसे, पर राजा की आंखों में कुछ जिज्ञासा चमक उठी। मुल्ला ने मंच के चारों ओर देखा, फिर निरंतरता और आराम से बोलना आरंभ किया। इतनी बातें होती रहती हैं, पर असल समस्या हम भूल जाते हैं कि लोगों ने नदी को इंसान बना रखा है और स्वयं को पत्थर। आप लोग नदी की बातें सोचते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा कि नदी आपसे क्या कहेगी अगर उसकी मांग सुनने की भाषा होती? क्या नदी की भाषा नहीं है, मुझे कुछ चाहिए, आओ मेरे किनारे पेड़ लगाओ, मेरा बहाव संभालो, मेरे पानी को गंदा मत करो? पर हम सब बड़ी आसानी से दंड देने की बातें करते हैं। इसे बांध डालो, इसे मोड़ दो,
पर क्या वास्तविकता में पानी का समाधान सीमित बांध ढांचे हैं? राजा और मंत्री गंभीर हो गए। मुल्ला की साधारण भाषा में जो दर्द छिपा था वो लोगों के दिल छू रहा था। मुल्ला ने एक कथा सुनाई, वो बचपन की अपनी कहानी, जिसमें गांव के लोगों ने नदी को अनदेखा कर दिया और फिर उसने अपनी स्वाभाविक गति बदल दी। उसने बताया कि कैसे उन्होंने पहले नदी के किनारे पेड़ लगाकर उसे गले से लगा लिया और फिर नदी शांत हो गई। लोगों का रुख धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ दरबारियों की आंखों में खेद झलकने लगा। मुल्ला ने सीधे सीधे समाधान नहीं दिया, उसने केवल एक आईना दिखाया, हमने क्या खोया और क्यों। पर फिर उसने वही पल लिया जिसे उसने जाने अनजाने इतिहास बना दिया। मुल्ला ने एक छोटी सी मांग रखी, हजरत, यदि आप चाहते हैं कि नदी फिर से अच्छे तरीके से बहे तो एक काम कीजिए, जो मंत्री सबसे बुद्धिमान है उसे नदी के किनारे लगाने के लिए चुनिए और कहिए कि वो हर दिन वहां जाकर नदी से बात करेगा। पर यह न कहना कि उसे नदी पर हुक्म चलाना है, कहिए कि वो केवल सुनने और समझने जाएगा। दरबार में हलचल उथल पुथल सी मची। एक मंत्री ने ठहाका लगाया, दूसरे ने कहा कि ये व्यर्थ है, पर राजा के चेहरे पर जो शांति आई वो अनूठी थी। उन्होंने कहा, ठीक है मुल्ला, वैसे तुम्हारे शब्द अपनी जगह रखते हैं। हम एक सप्ताह के लिए नदी के किनारे एक सभा करेंगे और मंत्री वहां बैठकर सुनेंगे। ये आदेश जैसे हवा की तरह दरबार में फैल गया। अगले 7 दिनों में मंत्री नदी के किनारे गए, कुछ लाज शर्म से, कुछ जिद और 1-2 लोग वास्तव में मन का मर्म समझने के लिए। जिसने भी वहां समय बिताया उसने देखा कि नदी केवल पानी नहीं, वो जीवन की लय है। उसने लोगों की कहानियां ली, खेतों की तकलीफें और अपने भीतर सुरक्षा की गुहार रखी। मगर मुल्ला का असली मजाक अभी बाकी था। उस अंतिम दिन जब मंत्री नदी के किनारे बैठे थे और कुछ हलचल में थे, मुल्ला आया और बोला कि अब वो दरबार में जाकर राजा से एक और सुझाव मांगेगा। लोगों ने सोचा कि वो फिर कोई बुद्धिमत्ता भरे शब्द बोलेगा, पर मुल्ला की चाल ने सबको चौंका दिया। दरबार में वह फिर आया और बिना किसी आदर के राजा की ओट के पास जाकर बोला, महाराज, अब नदी ने मुझसे कहा है कि उसे खाने पीने की चीजों की कमी नहीं है, वो स्वयं का ध्यान रख सकती है, पर वो चाहती है कि आपके दरबार में हर तीसरे दिन एक पकवान नदी के लिए समर्पित किया जाए। राजा ने हैरानी से पूछा, क्यों? नदी को पकवान किस काम का? मुल्ला ने सादगी से कहा, नदी कहती है कि वो भी एक मेहमान है जो हमारे शहर के बीच होकर चलता है। वो चाहती है कि हम उसे याद रखें। ये पकवान केवल खाना नहीं, बल्कि सम्मान का प्रतीक होगा। जब हम स्वाद के साथ उसे मानेंगे, तब हम उसके साथ मेलजोल बढ़ाएंगे। लोगों ने सोचा कि ये मजाक है, पर राजा ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। अगले सप्ताह से दरबार में हर तीसरे दिन एक सादा परांठा और दही नदी के नाम पर समर्पित किया जाने लगा। एक 13वीं सी सरल सी परंपरा। लोगों ने इसे हल्के में लिया, पर अजीब बात यह हुई कि इस छोटे से कार्य ने गांव वालों के मन में एक बड़ा बदलाव ला दिया। वे नदी के पास भोजन लाकर उसे बांटने लगे। बच्चे पानी के किनारे खेलते और लोग अपने गंदे कूड़े दर्रा हटाने लगे। कुछ ही महीनों में नदी की चाल में फर्क आया। खेतों में उगाई हरियाली लौट आई, मछलियां फिर थिरकने लगी, और सबसे बड़ा बदलाव यह था कि लोग रिवर के साथ फिर से रिश्ते जोड़ने लगे। उसे सिर्फ समस्या नहीं, बल्कि मित्र मानने लगे। मगर कहानी का आनंद तब और बढ़ा जब मुल्ला ने एक दिन दरबार में यह खुलासा किया कि सारा खेल सिर्फ मजाक नहीं था। वो सिर्फ एक कोशिश थी लोगों के हृदयों को छूने की, ताकि वे बदलाव को अपनाएं। राजा ने उससे पूछा, मुल्ला, तुमने ये सब क्यों किया? क्या ये केवल खेल था? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, हजरत, मजाक और सीरियस में फर्क सिर्फ आवाज का नहीं होता, वो इंसान की समझ और दिल का मिलता जुलता होता है। मैंने दरबार को ठहाका इसलिए दिया कि वे जो गंभीरता से नहीं सुनते थे, वे हंसी में सुने। मैं चाहता था कि राजा और उसके दरबारी महसूस करें
कि प्रकृति को धमकाने और आदेश देने से काम नहीं चलता, उसे सम्मान से समझना पड़ता है। और जब लोग किसी चीज को सम्मान देने लगते हैं तो वे उसका ख्याल रखने लगते हैं। ये बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहने लगे कि मुल्ला ने दरबार का शहंशाह बना दिया, क्योंकि उसने दरबार को अपनी हंसी से सिखा दिया कि कैसे संवेदनशीलता और मामूली रीति रिवाज बड़े बदलाव ला सकते हैं। समय के साथ ये परंपरा और भी बढ़ती गई। नदी के लिए त्योहार मनाया जाने लगा, जहां लोग संगीत, नाच और नदी के लिए छोटी छोटी दान सामग्री लाते। मुल्ला की सादगी और उसकी चालाकी ने लोगों को दिखाया कि बड़े आदेश और कठोर कानून हमेशा काम नहीं करते। कभी कभी एक सरल, प्रिय परंपरा और थोड़ी सी हंसी ही काफी होती है। किंतु कहानी यही नहीं रुकी। वर्षों बाद जब मुल्ला बूढ़ा हो गया, उसने राजा से एक आखिरी विनती की, महाराज, जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र नदी के किनारे न हो, पर मेरे नाम पर एक पौधा लगा दीजिए जो लोगों को याद दिलाए कि हंसी में भी गहरी समझ छिपी होती है। राजा ने उसकी बात मान ली और मुल्ला के नाम पर एक पेड़ लगाया गया। पेड़ के नीचे आज भी लोग बैठकर हंसी मजाक करते हैं और नदी की कहानी सुनाते हैं। समाज में बड़ी बड़ी नीतियां और नियम जरूरी होते हैं, पर मुल्ला की कहानी ने दिखाया कि कभी कभी परिवर्तन की जड़ छोटी सी घटनाओं में छिपी होती है। एक चुटकुला, एक व्यंग्य, एक परंपरा जो लोगों के दिलों को छू ले। मुल्ला नसीरुद्दीन का वो मजाक जो दरबार में हुआ सिर्फ हंसी नहीं था, वो इतिहास बन गया, क्योंकि उसने लोगों को एक नया दृष्टिकोण दिया, प्रकृति से संवाद करने का, सम्मान देने का और अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार होने का। वो शाम, वो ठहाका और मुल्ला की सादगी इतनी मशहूर हुई कि वर्षों बाद भी लोग अपने बच्चों को यही कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक साधारण इंसान ने हंसी का सहारा लेकर शाही दरबार को संवेदनशील बना दिया और एक नदी की जिंदगी बदल दी। कहानी यही बताती है कि बुद्धि केवल ज्ञान नहीं, बल्कि समझ, संवेदना और कभी कभी थोड़ी सी शरारत का नाम भी है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जिस तरह से दरबार को मुस्कुराने पर मजबूर किया, वो मुस्कान सदियों तक बनी रही। मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में कदम रखते ही खामोश हो गया। वहां जो चुप्पी थी, वो चुप नहीं थी, वो सवालों से घिरी हुई आवाज थी, जो किसी की ही थामने का इंतजार कर रही थी। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनकी आंखों में आज कुछ अलग सा बेचैनी थी। मंत्री अपने भाषणों की तैयारी में इतने व्यस्त थे कि उनके चेहरे पर किसी भी तरह का सच्चा उत्साह नहीं दिखता था। शहर की हालिया घटनाएं, खेतों में सूखा, नौकरियों की कमी और व्यापारी वर्ग की शिकायतें सबके माथे पर तलवार की तरह टंगी थी। मुल्ला ने सीधे बीच सड़क पर आकर खड़े किसी साहब की तरह शांत स्वर में पूछा, हजूर, क्या आज सुनवाई है? लोगों ने ठोकर सा लगाकर देखा। यहां कोई भी असभ्य नजरिए से सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन मुल्ला मुस्कराया और बोला, मैं बस एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, बस एक ही, तब मैं चुप रह जाऊंगा। सवाल सुनने वाले कुछ लोग हंसे, कुछ ने ठहाका लगाया और कुछ ने गुस्से में कहा कि ऐसे लोग दरबार में आते क्यों हैं। पर राजा ने अपनी बूढ़ी आवाज में कह दिया, पूछो, पर ध्यान रखो, हम महत्वपूर्ण मामलों पर विचार कर रहे हैं। मुल्ला ने आंखें झपकाई और फिर जैसे कोई बच्चा बात शुरू करे, उसे साधारण सच्चाई के साथ बोला, हजरत, अगर मैं कहूं कि हर किसी को वही मिलता है जो वो चाहता है, पर नहीं चाहता जो उसे मिलता है, तो क्या आप मानेंगे? दरबार में हल्की सी हंसी हुई, पर सवाल ने एक अजीब खींच पैदा कर दी। मंत्री ने कहा, यह दृढ़ता से सस्ती दार्शनिक बात है। पर मुल्ला ने बिना रुके कहा, मैं सस्ती नहीं कहूंगा, मैं आपके सामने अपनी जमीन की बात रखता हूं। फिर उसने शुरू किया, बिना किसी लंबे परिचय के, अपनी गांव की कहानी बताने से। वो बोला कि उसके गांव में एक बार एक बृहद पेड़ था, जिसके नीचे लोग मिलते, बच्चे खेलते और बूढ़े बैठकर किस्से सुनाते थे। एक साल सूखा पड़ा और पेड़ से लोग के लिए छाया नहीं बची। किसान परेशान हुए। गांव के प्रधान ने कहा कि पेड़ काट देना चाहिए, क्योंकि वो
अब अनौपचारिक रूप से ज्यादा पानी खींचता है और खेतों के लिए नुकसानदेह है। पर दूसरे लोगों ने कहा कि पेड़ पुराने रिश्तों की गवाही है और उसे काटना निंदनीय होगा। मुल्ला ने बताया कि उस रात गांव वालों ने फैसला करने के लिए मीटिंग रखी। हर किसी ने अपनी मनमर्जी से बात की। एक ने कहा हमें फसल चाहिए, दूसरे ने कहा हमें पेड़ की आन रहे। अंत में प्रधान ने चुपके से पेड़ काटने का फैसला कर लिया और सुबह होते ही उन्होंने चुपचाप कुल्हाड़ी बजवा दी। पेड़ गिरा और गांव के कुछ हिस्सों में राहत आई, पर एक अजीब से सूना सा सन्नाटा भी फैल गया। मुल्ला ने कहा दिन से गुलाबी सूरज निकला और लोग खुश हुए, पर पेड़ की जड़ में जो कीड़े और छोटे कीड़े रहते थे वे भूख से मर गए, और जो पक्षी पेड़ में रहते थे वे उड़ गए। पर सबसे ज्यादा दुख इसकी मेज पर बैठने वाले बूढ़े लोगों को था। उन्हें घर के किसी भी कोने में अब बैठने की जगह नहीं मिली। राजा के चेहरे पर गंभीरता थी। कुछ दरबारी सहमते हुए सिर हिला रहे थे। मुल्ला ने अपनी आवाज और नजदीक रखा और कहा, हजरत, सबने हासिल पा लिया, पर किसी को उसकी चाहत की खुशी नहीं मिली। उन्होंने फसल बचाने के लिए पेड़ खो दिया, पर जो शांति और कहानी वो पेड़ देता था वो किसी खेत की उपज नहीं दे पाया। किसी बड़े मंत्री ने कहा, पर क्या इसे व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता? कभी कभी कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। मुल्ला ने आंखें बड़ी करके कहा, कठोर तो आप है ही, पर क्या अपने कठोर फैसले से आप सारे प्रश्न हल कर पा रहे हैं? जो होना था होता है। हमने पेड़ को काटकर फसल बचाई, पर उसी रात गांव में एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई, जिसने कहा था ये पेड़ मेरे पिता के साथ था। उसकी अंतिम सांसों में वो पेड़ नहीं था। इस पर दरबार में सन्नाटा छा गया। हर आवाज जैसे रुक सी गई। मुल्ला ने वहां से एक कदम आगे बढ़कर कहा, मैंने आपको ये किस्से इसलिए सुनाया कि आप सोचे। कभी कभी वो जो हम मांगते हैं वो हमें वो सब नहीं देता जिसकी हमें जरूरत है, और वो जो हमें मिलता है वो हमें वही सब छीन लेता है जिसे हम नहीं मांगते थे। जैसे उस बूढ़े आदमी की याद और बच्चों की वो जगह। राजा ने कहा, तुम इसका मतलब धैर्य से समझाओ। मुल्ला ने सिर हिलाया और बताना आरंभ किया कि कैसे शहर में भी कुछ वैसा ही हो रहा है। लोग नदियों को बांधते हैं, घाटों को बंद करते हैं और जंगलों को सड़क बनाते हैं। सबने अनेक चीजें पाई, पर उनमें से कुछ चीजें खोई भी। किसान के चेहरे की मुस्कान, नदी के किनारे खेलने वाले बच्चों की चिल्लाहट और उन बूढ़ों की कहानियां जिनमें धैर्य था। मुल्ला की भाषा में कोई व्याकरण की शान नहीं थी, बस सच्चे अनुभवों की गंध थी। उसने राजा से कहा, हजरत, आप न्याय करते हो, पर क्या आप न्याय के साथ दया को जोड़ते हो? आप नियम बनाते हो, पर क्या आप उन नियमों का दिल देखते हो? मंत्री क्रोधित होकर बोले, हमने शासन किया है और शासन के लिए कठोर निर्णय भी जरूरी होते हैं। पर मुल्ला ने मुस्कान के साथ कहा, पर जब आप कठोर होते हो तब भी आपको सोचना चाहिए कि आपकी कठोरता किसे ठेस पहुंचाएगी। उस बूढ़े की याद को क्या किसी सरकार के कठोर निर्णय से मापा जा सकता है? एक नौजवान दरबारी ने ठिठका हुआ स्वर में पूछा, तो फिर प्रस्ताव क्या है? मुल्ला ने आंखें बंद करके कहा, प्रस्ताव सिर्फ ये है कि जो भी फैसला हो वो सबकी जिंदगी की तरफ पातर दृष्टि से देखें। यदि नदी के किनारे कुछ खेत बर्बाद होते हैं तो चिन्हित करें कि किसकी जिंदगी सुन पड़ रही है। उन लोगों का संरक्षण भी नीति का हिस्सा बनाइए, न कि केवल फसल की उपज। वो मुखर होकर बोला, कभी कभी न्याय तो हमें बताता है कि कौन सही है, पर मानवता हमें बताती है कि किसे सहारा चाहिए। दरबार में कुछ लोग सहम गए और कुछ को ये बात अजीब लगी। फिर मुल्ला ने धीरे से कहा, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। क्या आप इस बात का भरोसा रखते हैं कि हर समस्या का हल सिर्फ कानून बनाने से संभव है? राजा सहम कर बोले, हम कानून बनाते हैं ताकि समाज व्यवस्थित रहे। मुल्ला ने कहा, ठीक है, पर क्या आपने देखा है कि कितने कानून कागजों पर अच्छे लगते हैं पर जमीन पर उनकी समझ नहीं मिलती? उनकी वजह से लोगों की छोटी छोटी जिंदगियां बिखर जाती है। मैं एक छोटा सा उपाय सुझाऊंगा। आप अपने दरबार का एक सदस्य चुनिए जो हर सप्ताह गांव जाकर
वही सुने जो लोग बोलना नहीं चाहते, वो जो चुप है। वे भी कुछ कहते हैं, पर उनको सुनने वाला कम होता है। दरबार में कुछ हंसे, पर राजा की आंखों में कुछ झलक आई। शायद ये विचार उनके लिए नया नहीं था, पर किसी आम आदमी के जुबान से सुनना उसे अलग ही असर दे रहा था। मुल्ला ने आगे कहा, मैंने देखा है कि जब राजा स्वयं छोटों की बात सुनते हैं तो उनका फैसला बदल जाता है। आपने कभी किसी राजा के आंसू देखे हैं जब उसने किसी गरीब का दर्द सुना? तुम सोचो कि उसने कितनी नजाकत को समझा होगा। ऐसा नहीं कि राजा नकल कर रहे हैं, पर वो अपने दिल में कुछ नया ठानेगा। ये सुनकर कुछ अफसरों को झटका लगा, पर राजा ने कुछ पल सोचकर कहा, ठीक है, हम ये करेंगे। एक सप्ताह के लिए एक व्यक्ति का चयन कर दें जो गांवों में जाकर लोगों की बातें सुने। मुल्ला ने मुस्कुरा कर कहा, मैं स्वयं इसे करना चाहूंगा, पर मैं एक आम आदमी हूं। तुम सोचो कि एक आम आदमी की बात पर शाही दरबार कितना भरोसा करेगा? राजा ने बोले, तुम आओ, तुम्हारी जुबान में सच्चाई है। यह सुनकर मुल्ला बहुत खुश हुआ। पर कहानी का असली मोड़ अब आया। उस रात जब मुल्ला गांवों में गया, उसने देखा कि लोगों की बातें साधारण नहीं थी। उनमें दर्द, प्रेम, मेहनत और असफलताओं की गाथाएं थी। उसने सुना कि कैसे एक मां ने दूध पिलाया पर उसका बेटा भूखा सो गया, कैसे एक नवयुवक ने शहर छोड़ा ताकि परिवार के कर्ज उतारे जा सकें, और कैसे एक बूढ़ा व्यक्ति जो कभी शहर का आधार था अब सड़कों पर घूमता था। वो वापस आया और दरबार में उसने सब बातें बताई। पर फिर उसने वो सवाल पूछा जिसने सभा को हिला दिया, हजरत, आप न्याय करते हो और आप दया करते हो, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिसे न्याय और दया बांटते हो, क्या वो वास्तव में उस दया को स्वीकार करना चाहता है? लोगों ने इसे अजीब समझा। मुल्ला ने फिर कहा, कभी कभी आप लोगों को उपहार दे देते हो, पर वे उपहार उनकी जरूरत के अनुसार नहीं होते, बल्कि आपकी शान के अनुसार। आप उन्हें लाल कपड़े देते हो, जबकि उन्हें जूते चाहिए होते हैं। आप उन्हें बड़े ठाठ मेला देते हो, पर उन्हें एक छोटी सी नदी की सफाई चाहिए होती है। मंत्रियों में बेचैनी की लहर दौड़ी। किसी ने कहा कि ये कठोर आलोचना है, किसी ने कहा कि मुल्ला सरकार का अपमान कर रहा है। पर मुल्ला ने विनम्रता से कहा, मैं अपमान नहीं कर रहा, मैं सिर्फ संकेत दे रहा हूं कि आपकी नीतियां इंसान की जरूरतों से कितनी दूर हैं। राजा ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम्हारी बातें ठीक है, पर तुम रोना क्यों नहीं रोकते? मुल्ला ने सिर हिलाया और कहा, क्योंकि जब मैं देखता हूं कि लोग अपलक रोते हैं और आप आंकड़ों में मुस्कुराते हो, तो मेरा हंसना भी आ जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है? वो सवाल जैसे किसी तेज पिन की तरह दरबार की भव्यता को चीर गया। सबके मन में एक अजीब तरह की बेचैनी उठी। लोगों ने देखा कि कितने निर्णय चेहरे के स्तर पर सही दिखते हैं, पर उनमें जीवन की गर्माहट नहीं होती। अगले दिन राजा ने एक सभा बुलाई और कहा कि अब वे नीति न सिर्फ कागज पर बल्कि धरातल पर लागू करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि गांवों में जाकर लोगों से बात की जाएगी, न केवल वह जिन्हें आवाज उठानी आती है, बल्कि उन सबको जो चुप है। उन्होंने मुल्ला को धन्यवाद कहा और उसे अपने समीप बैठाया, पर मुल्ला ने सिर झुकाया और कहा, हजरत, आज आपने ये सोचा कि ये सब मेरी ही चाल है, पर यह तो आपकी ही बातों का फल है। आपने शासन किया और मैं केवल सवाल उठाया। सवाल इतना जोरदार था कि आपकी व्यवस्थाएं उसे अब नजरअंदाज नहीं कर सकती। दरबार में परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी। नए नियम लागू हुए जो लोगों की भूख, पानी और आश्रय की जरूरतें समझते थे। नदियों का प्रवाह फिर से देखा गया और पेड़ों को काटने से पहले उनकी उपयोगिता और समाज पर असर का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया। एक समय ऐसा भी आया कि मुल्ला की उस छोटी सी टिप्पणी के कारण सरकार ने कुछ योजनाएं बदल दी और उन लोगों के लिए गृहाश्रय उपलब्ध कराया जिनकी जरूरतें अनदेखी रही थी। कई वर्षों बाद जब मुल्ला बूढ़ा हुआ, लोग उसके पास आते और उससे पूछते कि उसने वो सवाल क्यों पूछा। वो हंसकर कहता, मैंने केवल वही कहा जो मैंने देखा। मैं हमेशा से यही सोचता हूं
कि यदि कोई चीज आपको मिलती है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो समस्या आपकी चाह में है, न कि चीज की कमी में। उस सवाल ने दरबार की सभा को हिलाकर रख दिया, क्योंकि उसने वहां के लोगों को याद दिलाया कि शासन केवल नियम नहीं, बल्कि मानवता का प्रबंधन भी है। मुल्ला का सवाल साधारण था, पर अर्थ में विशाल। ये बताता है कि जब सत्ता अपनी आंखों से देखने लगे, तो वो निर्णय और भी इंसानियत भरे होते हैं। और इस तरह मुल्ला की एक साधारण जिज्ञासा ने उस राज्य की सोच बदल दी। लोगों ने जाना कि जो वे मांगते हैं और जो उन्हें चाहिए, दोनों के बीच फर्क होता है। मुल्ला की आवाज ने सबको उनकी असली जरूरतों का आईना दिखाया, और वही आईना दरबार की सभा के लिए सबसे बड़ा झटका बना। दरबार में हंसी का तूफान उसी क्षण उठा जब मुल्ला नसीरुद्दीन बिना किसी शोर शराबे के सिंहासन के सामने खड़े होकर बोला, महाराज, आज मुझे एक बड़ी समस्या है। मेरी टोपी कहीं गायब हो गई है। लोग पहले तो हैरान हुए। दरबार में अज्ञानता की तरह बैठी शांति एक फुसफुसाहट में बदल गई। मंत्री जो गंभीर मुद्राओं में बैठे थे, उनकी भौहें मजाक से सिकुड़ गई। कवि अपने पन्नों को छुपाने लगे, और एक दो दरबारी तो हंसी रोकने में असफल हो गए। राजा ने अपनी सिंहासन के पास की घंटी बजवाई और मुस्कुराते हुए पूछा, टोपी गायब? बताओ मुल्ला, वो कहाँ थी? मुल्ला ने आंखें बड़ी करके कहा, हजरत, कल रात मैंने अपनी टोपी यहां ही रखा था। ठंड बहुत थी, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे सिंहासन के नीचे छिपा दिया, ताकि सिंहासन गर्म रहे और राजा को ठंड न लगे। दरबार में तुरंत ठहाका गूंजा। कुछ लोग हंसे, कुछ हैरानी में रह गए, और कुछ ने सोचा कि मुल्ला फिर कोई बेवकूफी भरा किस्सा सुना रहा है। पर मुल्ला का चेहरा बेखौफ था। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी और उसकी बातों में दया की मिठास। मुल्ला ने धीमे स्वर में आगे कहा, पर जब मैं सुबह आया तो देखा कि आपकी सिंहासन पर कई गद्दे और चादरें हैं। आप भी तो ठंड से बचने के लिए सोए हुए थे। मैंने टोपी उठाने की हिम्मत की तो वहां और भी चीजें मिली। एक मंत्री की पगड़ी, एक कवि की नोटबुक, और सबसे ऊपर नगर के सरदार की चप्पल। ये सुनते ही दरबार में ताली की गड़गड़ाहट और भी तेज हो गई। राजा मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में झलकती गंभीरता भी थी। ये केवल हंसी का विषय नहीं था। दरबार का शिष्टाचार और गरिमा भी प्रश्न में आ गए थे। मुल्ला ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, महाराज, समस्या ये है कि अब मुझे नहीं मालूम कि मेरी टोपी किसकी है। अगर मैं किसी और की टोपी उठा लूंगा, तो वो शख्स गुस्से में आकर कहेगा कि मेरे सिर से चोरी कर ली गई, और अगर मैं अपनी टोपी छोड़ दूंगा तो ठंड फिर भी रहेगी। इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि आप मेरा साथ दें। हम सब मिलकर ये खोज करेंगे कि किसकी टोपी किसके सिर पर है। दरबार में कुछ लोगों ने कहा कि यह व्यर्थ है, कुछ ने इसे मजेदार समझकर आंखें चमका दी। राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है मुल्ला, लेकिन अगर ये कोई चाल है तो उसका उत्तर भी तुम्हें देना होगा। मुल्ला ने सिर झुकाकर वादा किया और कहा, हजरत, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगा, बस एक छोटा सा खेल खेलेंगे। राजा ने आदेश दिया कि दरबार के सभी लोग अपने सिर पर जो पगड़ी, टोपी या शिरभूषण पहने हों, वो उठाकर सामने रखते। दरबार ने हुक्म मान लिया। मंत्री अपनी लंबी पगड़ियां उठाकर रख बैठे, कवि ने अपनी छोटी छोटी टोपियां जमा कर दी, और व्यापारी ने चमकीला सर टोपी धर दिया। मुल्ला खुद भी अपनी सादी सफेद टोपी सामने रखकर बैठ गया, जैसे कि सारा खेल यही से शुरू हुआ हो। मुल्ला ने चारों ओर देखा और बोला, अब हम देखेंगे कि किसकी टोपी किसको सूट करती है। उसने सबसे पहले मंत्री की भारी भरकम पगड़ी उठाई और उसे कवि के सिर पर रख दिया। कवि ने चौंक कर कहा, अरे ये क्या, इससे तो कवि का चेहरा और गंभीर दिखेगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हजरत, गंभीरता अब कविता में आ जाएगी और कविता अब लोगों के दिलों में लगेगी। फिर उसने व्यापारी की चमकदार टोपी कवि के सिर से हटाकर छोटे बच्चे की तरफ बढ़ाई। बच्चे ने पहना तो ऐसा लगा कि जैसे परेड का राजा खड़ा हो। दरबार में एक लहर सी दौड़ी।
लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। मुल्ला ने धीरे से कहा, देखो हजरत, टोपी सिर्फ एक कपड़ा नहीं होती, वो पहचान होती है। पर पहचान को हमेशा उसी के अनुरूप रखना जरूरी नहीं है। पुरुष कभी कभी पगड़ी पहनकर गरीबी छिपा लेते हैं और गरीब लोग चमकदार टोपी पहनकर अपनी इच्छाओं को छिपा लेते हैं। वो बात करते करते राजा के पास गया और चुपके से उनकी चद्दर की किनारे लगी एक पुरानी टोपी निकाल ली। टोपी पर राजा का चिन्ह नहीं था, पर उस पर एक छोटा सा बंदा बना हुआ था। मुल्ला ने उसे राजा की हथेली में रखकर बोला, हजरत, ये टोपी बहुत प्यारी है, इसमें से मुझे आपकी सादगी की खुशी मिली। राजा ने हंसकर कहा, मुल्ला, तुमने मेरी गोपनीय टोपी छीन ली, क्या यह तुम्हारी चाल का हिस्सा थी? मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हर चाल का हिस्सा हो सकता है, पर इस बार मेरा मकसद केवल हंसी नहीं था। मैं चाहता था कि लोग समझें कि हंसी भी गरिमा रखती है। दरबार के लोग 5-6 पल के लिए चुप हो गए। उनकी हंसी अब धीरे धीरे गर्म हो रही थी। वो ताव में नहीं थी, मानो किसी अच्छे व्यंग्य का स्वाद चखते हुए दिल भी मुस्कुरा उठा हो। फिर मुल्ला ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा, अब मैं एक नई चुनौती रखता हूं। हर कोई जो अपनी टोपी जमा कर बैठा है, वो अपनी टोपी वापस लेने के पहले किसी अजनबी की टोपी पहनकर एक एक मजेदार गीत गाए। ये बात सुनकर दरबार में एक नया जोश आ गया। कवि ने ऊंची आवाज में एक आलसी गीत गाया, व्यापारी ने चोरों के बारे में एक चुटकी गीतों का समुच्चय गाया और मंत्री ने चुपके से एक नाच कर लिया जिसने पूरे हॉल को झुका दिया। हर गीत के बाद दरबार में ठहाका उठता और फिर तनिक से गंभीर विचार भी घुलता। लोग हंसते हुए भी आपस में उन बातों पर सोचते कि किस तरह गर्व और मजाक साथ साथ चलते हैं। मुल्ला की मजेदार चालें यही खत्म नहीं हुई। उसने दरबार के भयंकर वकील को बुलाया और उसकी टोपी उतारकर उसमें मिठाई भर दी। वकील ने टोपी में हाथ डाला और जब मिठाई मिली तो पहले तो शर्म आई और फिर उसने खुद ही मुस्कुराकर कहा, मेरे पास ऐसी मिठाई कहां से आई? मुल्ला ने कहा, क्योंकि हर वकील को कुछ मीठा चाहिए, बिना मीठे के लोग कड़वे हो जाते हैं। वकील ने मिठाई खाई और फिर कहा कि अगली बार से वो अपने तर्क में मिठास भी रखेगा और पूरा दरबार फिर से खिलखिला उठा। दरबार में हंसी का तूफान दिन भर नहीं थमा। मुल्ला ने कवि को एक नई शेर सुनाने को कहा जो अचानक शेर में बदलकर सबको दार्शनिक बना दे। उसने मंत्री की जूतियों को एक एक करके सजाया ताकि वे पैदल चलकर भी सौंदर्य का अनुभव कर सकें, और उसने छोटे छोटे व्यापारियों के बीच जाकर उनसे चुटकुले कराए जिससे वे आपस में हंसते हुए अपने छोटे मोटे झगड़ों को भूल गए। मुल्ला की चालों में कोई तुनकपन नहीं था। हर चाल का ताना बाना मानवीय संवेदनाओं से बुना हुआ था। रात के करीब जब दरबार के लोग थक कर बैठ गए, मुल्ला ने एक अंतिम चाल के लिए सीना ठोक कर कहा, अब मैं दरबार का परिवर्तन नाटक करूंगा। उसने दरबार के लिए एक खेल प्रस्तुत किया। सभी लोगों को बिना किसी तैयारी के एक दूसरे की आवाज और हाव भाव की नकल करनी थी। ये नकल इतने मजेदार अंदाज में हुई कि लोग अपनी अपनी हरकतों पर खुद ही हंसने लगे। नेता की गंभीरता, कवि की नाटकीयता, व्यापारी की चिंताएं, सब कुछ इतनी विनोदपूर्ण ढंग से उभर आया कि दरबार की भद्रता भी खिलखिला उठी। मुल्ला ने देखा कि इससे लोगों के चेहरे पर जो नकाब थे वे गिरने लगे। कठोरता के नकाब से परे उनके असली चेहरे झलकने लगे। उसने धीमे स्वर में कहा, हजरत, दरबार का मतलब केवल आदेश देना नहीं है, ये लोगों का घर भी है। अगर यहां लोग हंसते हैं तो उनका दिल भी हल्का होगा, और हल्का दिल अच्छे निर्णय लेता है। राजा ने उन शब्दों पर गंभीरता से सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, मुल्ला, तुम्हारी हंसी ने आज दरबार को कुछ सीख दी है। अगले सप्ताह सारी बात शहर भर में फैल गई। लोग कहने लगे कि मुल्ला ने दरबार में हंसी का तूफान ला दिया है, पर यह तूफान विनाशकारी नहीं था। वो शुद्ध हंसी थी जो लोगों के भीतर छिपे गम और घमंड को निकाल कर रख देती थी। दरबार के लोग, जिनका व्यवहार पहले पत्थर की तरह कठोर था, अब थोड़े मनुष्यता के साथ लौटे। व्यापारियों ने अपना व्यवहार सुधारा
कवियों ने अपनी कविता में जमीन के रंग जोड़ दिए और मंत्री सार्वजनिक बैठकों में मधुरता से बोलने लगे। समय के साथ मुल्ला की उन चालों की एक प्यारी परंपरा बन गई। हर महीने के पहले दिन दरबार में हंसी सभा रखी जाने लगी, जहां कोई भी आम आदमी अपनी बात, किस्सा या मजेदार नाटक प्रस्तुत कर सकता था। यह परंपरा राजा के शासनकाल में बहुत लोकप्रिय हुई, क्योंकि इससे लोगों और सरकार के बीच एक नया प्रकार का संवाद स्थापित हुआ। आदेशों के साथ मित्रता का मेल। मुल्ला की खास बात यह थी कि वो कभी किसी की बेइज्जती नहीं करता था। उसकी चालों में हमेशा सम्मान की चमक रहती थी। उसने एक बार तो बड़े बड़े वकीलों के बीच एक ऐसा प्रश्न रखा कि वे सभी शर्म से पानी पानी हो गए। प्रश्न यह था कि क्या कानून के पास हंसी का अधिकार है? और जब वकील हंसते हुए सोचने लगे तो मुल्ला ने कहा, कानून का अधिकार है, पर कानून को कभी कभी मनुष्य की जिंदगी का स्वाद भी जानना चाहिए। एक दिन एक दार्शनिक राजा ने मुल्ला से पूछा, तुम्हारी चालों का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ हंसी है या कुछ और भी? मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं केवल ये चाहता हूं कि हंसी से लोग सुलझें। कभी कभी कोई समस्या इतनी गंभीर दिखती है कि लोग उसे मुस्कान में हल नहीं कर पाते, पर हंसी दिल खोल देती है, और जब दिल खुलता है तो समझ भी खुलती है। राजा ने कहा, तुमने दरबार को जो दिया वो बहुमूल्य है। मुल्ला ने ध्यान से राजा की आंखों में देखा और बोला, हजरत, असली मूल्य उस समय का है जब आप हंसते हुए भी सीखते हो। समय बीतता गया। मुल्ला बूढ़ा हुआ, पर उसकी चालों की यादें नए नए रूपों में बढ़ती रही। शहर के नए लोग जब दरबार आते तो पुरानी कहानियां सुनते और मुस्कुरा कर पूछते कि क्या सचमुच मुल्ला ने ऐसा किया था। पुराने लोग गवाही देते कि हां, मुल्ला ने सिर्फ हंसी नहीं बांटी थी, उसने लोगों में एक अलग तरह का आत्मविश्वास जगा दिया था कि वे अपनी त्रुटियों पर भी खुलकर हंस सकें। कई सालों बाद एक त्योहार के दिन, जब पूरा नगर नदी के किनारे जमा था, राजा ने एक बड़े मंच से घोषणा की कि मुल्ला को हास्य रक्षक का पद दिया जाएगा। ये एक औपचारिक पद था, पर उससे भी महत्वपूर्ण मुल्ला की वो आजादी कि वो जहां चाहे हंसाए और सिखाए। मुल्ला ने सिर से टोपी निकाली और उसे नदी में तैरते हुए बच्चे के हाथ में दे दिया। उसने कहा, हजरत, मेरी टोपी तो हमेशा से किसी की है। यहां हर किसी की कहानी है, और जब हम उसे बांटते हैं तो घरों में हंसी लौट आती है। लोग तालियों से गूंज उठे और नदी में छोटे छोटे बच्चे उसकी टोपी की तरह अपनी खुशियां तैराते हुए ले गए। मुल्ला की वो मजेदार चाल, जिसने एक दिन दरबार को हिला दिया था, शहर की संस्कृति का हिस्सा बन गई। मोहल्ले में दीवारों पर डरावने चित्रों की जगह रंग बिरंगे पोस्टर्स चिपक गए जिनमें लिखा था, हंसी आज भी दर्ज है। स्कूलों में बच्चों को बताया जाता कि कैसे हंसी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का एक सुदृढ़ पाठ भी है। बड़े बुजुर्ग एक दूसरे को कहानियां सुनाते कि कैसे मुल्ला ने एक बार राजा को उसकी अपनी टोपी पहनने लगाई, और राजा ने हंसते हुए कहा कि आज से मैं भी रोज एक छोटी सी मजाक सुनूंगा। और सबसे प्यारी बात यह थी कि मुल्ला ने कभी ये नहीं सोचा कि उसका काम खत्म हो गया है। वो हमेशा नई नई चालें सोचता था। कभी बच्चों के लिए गुब्बारे बनवाता, कभी नए किस्से बनाता, और कभी कभी तो वो खुद के लिए भी एक निराला खेल रच देता। एक बार उसने नदी के किनारे एक बड़ा तंबू लगवाया और लोगों से कहा कि वे अपने पुराने दुख वहां जमा कर दें। लोग तंबू में कपड़े, पत्र और छोटी छोटी चिन्हें रखते और लौटते समय हल्का महसूस करते। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, देखा, हमारे दुख भी कभी कभी बैग में रख देने से हल्का हो जाते हैं। कहानी यही समाप्त नहीं हुई। मुल्ला की मजेदार चालों का असर दूर दूर तक पहुंचा। नजदीकी गांवों के लोग दरबार में आने लगे और उन्होंने भी अपनी अपनी परंपराएं बदलाव में डाली। युवा पीढ़ी ने सीखा कि गंभीरता के साथ साथ एक हल्की हंसी भी जरूरी है, और सबसे बड़ी सीख ये थी कि हंसी का सही उपयोग तब होता है जब वो किसी की बेइज्जती के लिए नहीं, बल्कि संवेदनाओं को जोड़ने के लिए की जाए। अंत में जब मुल्ला बूढ़ासा हुआ और चलने में कठिनाई होने लगी, तो लोग उसे घर घर बुलाने लगे।
पर उसने एक अंतिम इच्छा जाहिर की। मुझे वो मैदान चाहिए जहां मैंने पहली बार अपनी टोपी खोई थी। मैं वहां बैठकर एक आखिरी चुटकुला सुनाना चाहता हूं। शहर के लोग जुटकर उसे वो मैदान दिए और वो दिन भी हंसी से भरा रहा। मुल्ला ने एक और मजेदार चाल दिखाई, जिसमें उसने सभी के पुराने गम को एक एक करके खुशियों में बदल दिया। जब उसकी मृत्यु हुई, तब शहर ने उसे सिर्फ एक मस्खरा नहीं समझा। उसे एक शिक्षक, एक मित्र और एक ऐसे कलाकार के रूप में याद किया जिसने लोगों के दिलों में मुस्कान की जड़ें जमा दी थी। उसकी महफिलें अब भी चलती रहीं। हर महीने की हंसी सभा में लोग उठकर अपनी जिंदगियों की हल्की फुल्की मजाकिया बातें सुनाते और हंसते हुए अपने भीतर की गंभीरता को भी संभाल लेते। दरबार में उठा वो पहला तूफान जो सिर्फ हंसी का था। उसने सिखाया कि समाज के कठोर चेहरे भी कभी कभी केवल एक मुस्कान के इंतजार में होते हैं। मुल्ला ने दिखाया कि हास्य भी एक कला है और उस कला के जरिए बड़ी से बड़ी बातें भी सरल हो जाती है। हंसी का तूफान आया, घर घर गया और वहां अपनी अमिट छाप छोड़ गया। लोग आज भी कहते हैं कि अगर कभी दरबार में संज्ञा और कड़वाहट छा जाए तो मुल्ला की तरह किसी को एक हास्य चाल करनी चाहिए, क्योंकि हंसी में वो शक्ति होती है जो शासन के कठोर नियमों को भी नरम कर देती है और इंसान को इंसान बनाती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जो कारनामा दरबार में किया, वो किसी जादू से कम नहीं था। न कोई तलवार निकली, न कोई बड़ा भाषण दिया गया, बस एक छोटा सा साधारण सा काम जिसने उन सबको कुछ ही क्षणों में स्तब्ध कर दिया। दरबार उस दिन सामान्य से भी अधिक भव्य था। विशाल दीपक जल रहे थे और दीवारों पर लगे तस्वीरों में पिछले शासकों की वजनदार नाक ठोकरें और मुस्कानें झिलमिला रही थी। राजा अकबर सा नहीं, पर एक सजातीय राजदंड लिए हुए अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके आसपास मंत्री, वकील, कवि, व्यापारी और शहर के सम्मानित लोग अपनी पोजीशन में घुसकर बैठे थे। हवा में किसी उत्सव की तैयारी की तरह एक गंभीरता थी। लोग सोच रहे थे, कल या आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन उस दिन भीड़ में सबसे आखिरी व्यक्ति के रूप में आया। उसके कपड़े सादे, हाथ में एक छोटी सी थैली और आंखों में उछलन। वो किसी शाही दर्जे का व्यक्ति नहीं था, पर उसके उपस्थिति का प्रभाव सदियों से गूंजता आ रहा था। जहां मुल्ला होता, वहां सच और विस्मय दोनों साथ चलते थे। वह गया और शांति से सिंहासन के पास बैठ गया, मानो वो भी किसी गंभीर सभा का हिस्सा हो। दरबार के लोग पहले तो उसे अनदेखा करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, इसे क्यों बुलाया गया? ये कोई मस्खरा है। हमारे पास ज्यादा अहम मुकदमों हैं। पर राजा की नजरें मुल्ला पर टिक गई, शायद इसलिए कि राजाओं की पसंदें अजीब होती हैं, या शायद इसलिए कि मुल्ला की आंखों में जो चतुराई थी वो किसी भी आम आदमी में नजर नहीं आती थी। एक मंत्री ने धीरे से कहा, मुल्ला, आज यहां बहुत से अहम फैसले होने हैं। यदि तेरा पास कोई हल नहीं है तो लौट जा। मुल्ला मुस्कराया और बोला, हजरत, मैं आज केवल एक चीज मांगना चाहता हूं, बस एक छोटी सी चीज। यदि आप अनुमति दें तो मैं वो ले लूंगा और चुप हो जाऊंगा। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, पर याद रखो हमारे पास समय कम है। मुल्ला ने अपने हाथ की थैली खोली और उसमें से एक पुराना, थोड़ा सा लोहे का घंटा निकाला। वो घंटा साधारण था, ना कोई कीमती पत्थर लगा था, ना कोई चमक, पर उसकी ध्वनि कुछ अलग थी, जैसे उसमें दिनों रातों की कहानियां समाई हों। मुल्ला ने वो घंटा सिंहासन के चारों ओर रखा और बोला, हजरत, मैं चाहता हूं कि आज आप सब इस घंटी की आवाज सुने। लोगों ने समझने की कोशिश की, घंटी? बहुतों ने सोचा कि ये किसी मजाक का बिंदु है, पर राजा ने अपनी गति से कहा, ठीक है, बजाओ, पर ये सुनो तो सारा दरबार है। अगर ये कोई गैर जरूरी चीज निकली तो जवाब तुम्हें देना होगा। मुल्ला ने घंटी उठाई और हल्के से बजाई। उसकी आवाज धीमी पर स्पष्ट थी। उसमें किसी पुराने बाजार की हलचल, किसी खेत के सन्नाटे और किसी मां की फुसफुसाहट का मिश्रण सा था।
जैसे ही वो आवाज गूंजी, दरबार के लोग स्वतः अपनी अपनी बातें बंद कर बैठ गए। किसी के चेहरे पर आश्चर्य, किसी के अंदर अंदर की चिति और किसी के दिल में एक पुरानी याद का झोंका आया। मुल्ला ने फिर कहा, हर बार जब ये घंटी बजेगी, आप अपना सिर झुकाओगे और वो चीज बताएंगे जो आज आपको सबसे ज्यादा सताती है। दरबार में हंसी और हल्की इतरासी आवाज उठी। लोगों ने सोचा कि ये तो बिल्कुल बेमौका है, पर राजा ने गंभीरता से कहा, ठीक है, हम सुनते हैं। पहला मंत्री उठा, जिसने गांवों से कर वसूल किया करता था। उसने धीरे से कहा, महाराज, मैं चिंता करता हूं कि हमारे कर बहुत ऊंचे हैं, लोगों पर बोझ है और देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। उसने ये कहा तो उसके चेहरे से कुछ बोझ उतरता दिखा, पर घंटी फिर बजी और उसने अपना सिर झुकाया। दूसरा व्यक्ति एक कवि था, जिसने हाल ही में अपनी नई किताब नहीं बेच पाई थी। उसने हंसकर कहा, मुझे डर है कि मेरी कविताएं अब किसी के दिल तक नहीं पहुंचती। ये सुनकर हॉल में हल्की सी सहानुभूति की लहर उठी। हर बार घंटी बजती, एक एक करके लोग अपने मन की बात कहते। कोई राजकाज के फैसलों की चिंता बता देता, कोई अपने घर की बीमारी का जिक्र करता और कोई अपनी अकेलापन की बात कह देता। धीरे धीरे दरबार का माहौल बदलने लगा। जो लोग पहले केवल बाहरी ढांचे में सक्रिय थे, वे अपने भीतर की बात कहने लगे। कई दरबारियों की आंखें नम हो गईं। कुछ दबी आवाज में अपने बच्चों की यादों का जिक्र करने लगे। मुगलिया ढंग का एक वरिष्ठ सेनानी उठा और बोला, मुझे डर है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। एक मंत्री ने कहा, मुझे डर है कि मैं सही फैसला नहीं ले पाऊंगा। एक न्यायाधीश ने कहा, मुझे डर है कि मैं न्याय में कितना निष्पक्ष हूं। मेरे फैसले किसी की खुशी छीन तो नहीं रहे। जो हंसी पहले उठी थी, अब संवेदना में बदल गई। मुल्ला ने एक एक करके सबकी बातें सुनी और सिर्फ उनकी परिभाषा नहीं सुनी, बल्कि उनके दर्द और डर की भी गहराई देखी। जब उसका क्रम आया, उसने कहा, मुझे डर नहीं, मेरी चिंता है कि लोग यादें भूल रहे हैं। लोगों ने हैरानी से पूछा, क्यों? मुल्ला ने कहा, क्योंकि जब हम यादें भूलते हैं, हम वही कर बैठते हैं जो हमने पहले गलत किया था। राजा ने पूछा, तुम्हारा उपाय क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई बड़ा उपाय नहीं पूछ रहा हूं। बस एक दिवस, जब आप सभी घंटी सुनोगे और एक दो चीजें खोल कर रख दोगे जो आपके पास अनकही पड़ी है, चाहे वे पत्र हों, कुछ पुरानी तस्वीरें हों या कोई पुरानी वस्तु जो आपको प्रिय है, आप उन्हें साझा करिए ताकि दूसरे भी आपकी कहानी समझ सकें। मंत्रियों ने झेम कर कहा कि यह व्यर्थ है, पर राजा ने माना और कहा, ठीक है, हम एक दिन तय करेंगे। फिर मुल्ला ने कुछ ऐसा कहा जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। उसने कहा, हजरत, मैं चाहता हूं कि आप अगले सप्ताह के रोज उन लोगों को आमंत्रित करें जिनकी आप चर्चा रहे हैं। वे लोग जो शोर शराबे में नहीं बोल पाते। और उस दिन मैं फिर से ये घंटी बजाऊंगा, पर इस बार एक नियम होगा। जो भी इस घंटी की आवाज सुनकर चुप रहेगा, उसे राज्य के बड़े से बड़े पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा। दरबार में एक भयंकर हंसी फूट पड़ी। लोग सोचने लगे कि मुल्ला फिर कोई चाल कर रहा है, पर कुछ लोगों ने इस बात की गंभीरता समझ ली, क्योंकि उनका मानना था कि जो लोग चुप बैठे रहते हैं, वे अक्सर सबसे बड़ी सच्चाई छुपाते हैं। राजा ने सोचा और आखिरकार कहा, ठीक है, अगर इससे असल सच सामने आ सकता है तो हम कर ही लेंगे। अगले सप्ताह का दिन आया और राजा के दरबार में वही लोग आए जिनकी किसी ने चर्चा की। गांव के किसान, नदी के किनारे रहने वाले। कान बंद हो गई थी। और एक विधवा महिला जिसकी आवाज कभी किसी के कान तक न पहुंची थी। जब वो दिन आया तो दरबार की बनावट और भी गरिमामय और असमंजस में दिखी। अदालत के लोग आश्चर्य से देख रहे थे, किसान आंसू बहा रहे थे, कुछ दरबारियों के चेहरे लाल हो रहे थे। मुल्ला ने घंटी उठाई और बजाई। इस बार उसकी आवाज पहले से भी अधिक गूंजने लगी। जो लोग घरों में अपनी तकलीफें चुप रखे थे, वे उठने लगे। एक एक करके गांव वालों ने अपनी आप बीती सुनाई। किसान ने बताया
कि उसकी फसल कैसे बर्बाद हुई और कैसे उसने गांव वालों से सहायता नहीं पाई। मछुआरे ने बताया कि नदी कैसे जर्जर हो गई है और उनका पेट कैसे खाली हो रहा है। विकलांग व्यापारी ने बताया कि उसे कैसे टैक्स और जांच पड़ताल ने तोड़ दिया, और विधवा महिला ने बताया कि उसे न्यायालयों में कैसे नजरअंदाज किया गया है। दरबार के लोगों के कानों में ये सुनकर एक एक करके जहर घुलने लगा। उन पर जिन कठोर और उच्च नियमों का गर्व था, वे सुनते सुनते खुद शर्मिंदा हो गए। कुछ लोगों ने बाजी मारने की कोशिश की, पर उनकी बातों में अब अविरोध नहीं था। जनता की दर्द भरी आंखें और वे भीगते चेहरे उनके माथे पर भारी पड़ते गए। मुल्ला ने फिर घंटी बजाई और कहा, अब जो भी चुप रहेगा वो न केवल अपना सामना खुद से नहीं करेगा, बल्कि किसी दूसरे का दर्द भी अनसुना कर देगा। कुछ दरबारियों ने सोचा कि ये दबाव है, पर जो कुछ हुआ वो दरबार के इतिहास में लिखा गया। कुछ लोगों ने आकर मर्जी से कहा कि वे गलत थे और उन्होंने मुआवजा देने का वादा किया। कुछ ने कहा कि वे नियमों में बदलाव करेंगे। पर जो सबसे स्तब्ध कर देने वाला पल था, वो तब आया जब एक ऊंचे पद का मंत्री उठा और अपने आप को हटाने का ऐलान कर दिया। उसने कहा कि उसने वर्षों से कुछ ऐसे निर्णय लिए थे जिनका असर लोगों पर दुखद रहा है, और वो अब पापी महसूस करता है। वो राजसी पद बरकरार नहीं रख सकता। उसकी ये घोषणा सुनकर सब चुप रह गए। एक उच्च पद पर बैठे व्यक्ति का अपने पद से इतर होना किसी चौंकाने वाली बात से कम न था। फिर एक एक कर कईयों ने अपना मानवीय चेहरा दिखाया। कुछ ने अपने खामियों को स्वीकार किया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। कुछ ने अपने हिस्से के साधनों से लोगों को मदद देने की बात कही। एक न्यायाधीश ने कहा कि वह कुछ पुराने फैसलों की समीक्षा करेगा और आवश्यकता पड़ी तो उनको पलटने के लिए तैयार रहेगा। उन सभी शब्दों की गूंज उस दिन के बाद दीर्घकाल तक सुनाई दी। मुल्ला ने घंटी अपनी थैली में रखी और आराम से कहा, देखा हजरत, जब लोग अपनी बात छुपाते हैं तो वे नियमों और ताकतों का मजाक बना लेते हैं, पर जब वही लोग अपनी बात कहते हैं तो लड़ने वाली तलवारें भी झुक जाती हैं। राजा ने अपना सिर झुकाया और कहा, हमने आज बहुत कुछ सीखा। उस दिन दरबार में जो हुआ वो केवल एक सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं था, वो एक तरह का सामूहिक आत्मा जागर था, जिसमें लोग न केवल सुन रहे थे बल्कि अपने आप को भी बदलने लगे थे। राजकीय नीतियां महज शब्दों का संग्रह नहीं रहीं, वे लोगों की जरूरतों के हिसाब से बदली। कुछ ही हफ्तों में जल प्रबंधन सुधार के लिए गणनात्मक उपाय किए गए। किसानों को बीज और खाद की मुफ्त आपूर्ति की गई। मछुआरों के लिए नए ठिकाने और सुरक्षा के नियम बनाए गए और विकलांग व्यापारियों को करछूट दी गई। पर यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था। लोगों के भीतर एक तरह की शर्मिंदगी और जवाबदेही आई। जो नेता पहले केवल शक्ति में थे, वे अब लोगों की आंखों के भीतर देखना सीख गए। और ये सब एक छोटी सी घंटी की आवाज और मुल्ला के साहस की वजह से हुआ, क्योंकि उसने उसे बजाकर दरबार से खामोशी मांगी और लोगों से उनकी हकीकी आवाज बुलवा ली। मुल्ला का कारनामा केवल इतना था कि उसने एक आम चीज, एक घंटी को इस्तेमाल करके लोगों के सामने उनकी असलियत रख दी। किसी को ये याद आया कि शासन का अर्थ केवल नियम और दंड नहीं है, ये लोगों की बात सुनना भी है। समय के साथ ये घटना एक किंवदंती बन गई। लोग कहने लगे कि मुल्ला ने दरबार को स्तब्ध किया, पर असल सच ये था कि उसने दरबार को जगाया। उसने दिखाया कि जब सत्ता और जनता के बीच दी गई दूरी मिटाई जाती है, तब वास्तविक परिवर्तन संभव है। राजा ने मुल्ला को सम्मानित किया और वो घंटी आज भी महल की दीवार पर टंगी हुई है। उसकी आवाज अब भी किसी भी सभा में जब बजती है तो लोग अपने दिलों की पुकार सुनते हैं और खुलकर बोलते हैं। मुल्ला खुद सादा जीवन जीता रहा, पर उसकी चाल, उसने सोचा विचार के लिए केवल एक घंटी बजाई। उसने समाज में एक नई परंपरा छोड़ दी। साल के हर पहले महीने उस घंटे की ध्वनि सुनवाई जाती और लोग अपनी बातें बांटते। वे जानते थे कि चुप्पी कभी कभार बहुत भारी पड़ सकती है और कि बोलने की हिम्मत ही बदलाव की असली चाबी है।
और जब किसी ने पूछा कि मुल्ला ने ये कारनामा क्यों किया, उसने बस कहा, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ समय के लिए दिमागों को शांत रखना जरूरी है ताकि दिलों की आवाज सुनाई दे। यही कारण था कि सब उस दिन स्तब्ध रह गए, न क्योंकि उन्होंने कोई बड़ी लड़ाई देखी थी, बल्कि क्योंकि उन्हें अपनी ही गलतियों की आह सुनाई दी। कहानी यही खत्म नहीं होती। मुल्ला के उस कारनामे ने आगे चलकर समाज के हर अंग को छुआ। विद्यालयों में बच्चों को यह सिखाया गया कि कैसे कहानियां और छोटी छोटी वस्तुएं भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। नाटकों और मुशायरों में कलाकार उस दिन की घटना को प्रस्तुत करते और दर्शक सोचते कि क्या वे भी अपनी जिंदगी में चुप्पी से ही काम ले रहे हैं। मुल्ला का नाम युगों तक जुबान पर रहा, एक मसखरा जिसने जनता से मिली हिम्मत को शाही दरबार तक पहुंचा दिया। मुल्ला ने दरबार में सादा सा कदम रखा और बिना किसी लंबे परिचय के सीधा सवाल कर दिया, महाराज, अगर किसी के पास दुख है तो क्या वो उसे बंटवारा कर सकता है? लोग पहले तो हैरान हुए। दरबार के लोग आम तौर पर ऐसे शब्दों से मुंह नहीं खोलते थे। राजा ने भौं उठाकर पूछा, किस तरह का बंटवारा? मुल्ला ने निचली हंसी के साथ कहा, आप समझिए, जो दुख आप सुनते हैं, क्या उसे आप बांट सकते हैं ताकि वो हल्का हो जाए? इसी प्रश्न के साथ कहानी शुरू हुई। दरबार में एक अजीब सा मौन पसर गया। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ चुटकी लेते हुए बोले कि मुल्ला फिर सोच विचार कर रहा है। कुछ ने सोचा कि ये कोई नई शरारत है, पर मुल्ला ने तुरंत सबकी हंसी पर पल्ला नहीं झाड़ा। उसने अपना सवाल और साफ कर दिया, महाराज, कल मेरे पड़ोस में एक मां आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी और उसने कहा कि उसके बच्चे की भूख मिटाने को अब रोटी नहीं मिलती। मैंने सोचा कि ये दुख अकेले उस मां का है, मैं उसके हिस्से के दुख को बांटकर उसे हल्का कर दूंगा। पर जब मैंने उसके सामने अपने पास जो थोड़ा सा बचा था उसे दे दिया, वो रो पड़ी और कहने लगी कि अब उसके पास शर्म बची नहीं। मैंने सोचा कि अगर दुख बांटने से शर्म भी बांटी जाए तो क्या होगा? मछुआरे, एक विकलांग व्यापारी जिसकी दू। दरबार में कुछ सुखद हास्य उठा, पर सवाल ने एक छोटी सी चुभन दे दी। फिर मुल्ला ने आगे कहा, मैं पूछ रहा हूं कि क्या हम किसी के दुख को सिर्फ खाना पानी देकर बांट सकते हैं, या हमें उसकी शान और सम्मान भी बांटना होगा? राजा की आंखों में हल्की सी जिज्ञासा चमकी। उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है मुल्ला, बताओ कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मेरा उद्देश्य तो सिर्फ यह देखना है कि तुम दरबार वाले भी कभी हंसते फूटते हुए जवाब देते हो या हमेशा गंभीरता के ढर्रे पर टिके रहते हो। पर मेरा असल मजाक अब आने वाला है। लोगों ने सोचा कि यही तो वो पल है। मुल्ला का कोई शरारती और चतुर किस्सा। उसने बिना किसी ड्रामे के उठकर कहा, महाराज, आज मैं एक उदाहरण से बात समझाऊंगा। जो भी दरबार में बैठे हैं वे अपनी अपनी टोपी, पगड़ी, कंबल और सूट अपने पास रख लें। कुछ लोग हंस पड़े, टोपी, ये क्या नई परंपरा है? पर राजा ने आज्ञा दे दी और हर किसी ने जो सिर का आवरण था उसे सामने रख दिया। मुल्ला ने उन सब चीजों को सावधानी से देखा और फिर एक एक करके लोगों से कहा कि वे अपनी कोई सी चीज निकालकर किसी अनजान के पास भेज दे, पर नियम था कि वह चीज लौटते वक्त वही कोशिश से वापस लेना होगा और उसे पहनने से पहले बिना किसी शर्म के उसका वर्णन करना होगा। दरबार में थोड़ी सी अजीब चिंता और उत्सुकता फैली। पगड़ियां, टोपी और चादरें एकत्र हो गई। मुल्ला ने सबसे पहले राजा की नकली छोटी सी टोपी उठाई और उसे एक अनुसरण करने वाले कवि के ऊपर रख दिया। कवि ने अचरज में कहा, यह तो बड़ा छोटा सा है, इससे मेरे व्यक्तित्व का क्या होगा? मुल्ला मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी शायरी छोटी नहीं होगी, ये टोपी तुम्हारे बोलों को नर्म करेगी। कवि ने टोपी पहनकर एक विनोदी शेर कहा और दाव का पत्ता पलटते ही सब हंस पड़े। फिर मुल्ला ने व्यापारी की चमकीली टोपी एक बुजुर्ग किसान के सिर पर डाल दी। किसान जब वो टोपी पहनकर खड़ा हुआ तो असमंजस में मुस्कुराकर बोला, महाराज, ये टोपी मेरे खेतों की मिट्टी से मेल नहीं खाती, पर मेरी आंखों को एक नई चमक दे रही है। व्यापारी खुद हंस पड़ा और बोला, तो मैं भी थोड़ी मिट्टी सी चमक अपने व्यापार में आजमाऊंगा।
इससे दरबार का माहौल हल्का हुआ। जो लोग कभी केवल पद और प्रतिष्ठा की बात करते थे, वे भी मुस्कुरा उठे। मुल्ला की अगली चाल सबसे मजेदार थी। उसने एक दो चीजें अपने पास रखी और कहा, अब हर कोई अपनी चीज को देखे और बताए कि उसे क्यों पहनना पसंद है। मंत्री ने कहा कि पगड़ी से उसे सम्मान मिलता है। कवि ने कहा कि टोपी से उसे पहचान। व्यापारी ने कहा कि चमक से उसे सौदा मिलता है। और एक नौजवान नतकाश ने हंसते हुए कहा कि कंबल उसे मां की याद दिलाता है। जब सबने अपनी वजह बताई, मुल्ला बोला, अब एक नया नियम। आप में से जो कुछ भी दूसरों से बांटना चाहे, उसे बांट दे, पर उसे बांटते समय किसी का नाम नहीं ले। और जो उसे पाए, वो उसी तरह स्वीकार करे जैसे वो हो। इस नियम के बाद जो हुआ, उसने दरबार का सारा ढांचा उलटकर रख दिया। कोई मंत्री अपनी पगड़ी उसी तरह निकालकर एक बच्चे के सिर पर रख गया, बिना ये सोचे कि लोगों की क्या राय होगी। कवि ने अपनी नोटबुक एक बूढ़े मछुआ को दे दी, जिसने कहा, इसमें कुछ अल्फाज है जो मेरे जीवन को समझाएंगे। व्यापारी ने अपने पास से कुछ मोहरे निकाले और गरीब दुकानदार को दे दिए। और जो सबसे अनोखा था, राजा ने अपनी सिंहासन की पलंग जैसी चादर को उसी मैदान में रख दिया और कह दिया कि ये किसी अनजान परिवार के लिए है, जिसे सर्दी में देखभाल की जरूरत है। दरबार में जो हंसी उभरी, वो केवल एक ठहाका नहीं था, वो एक तरह का सुकून और छूटी हुई गर्माहट थी। सब लोग देखते रहे कि कैसे उनके छोटे छोटे त्याग, जो वे कभी बड़े रूप में सोचते थे, दूसरों के लिए कितने बड़े मायने रखते हैं। और जब लोग चीजें बांटते, वे बिना किसी नाम के, बिना किसी शान के, बिना किसी खींचतान के, तो उन्हें लग रहा था कि उनका पद हल्का हो गया। फिर मुल्ला ने आखिरी प्रश्न पूछा, अब जो चीजें आपने बांटी है, क्या आप उन पर अपनी कहानी कहना चाहेंगे? पहले कुछ लोगों ने हिचकिचाया, पर धीरे धीरे बोलने लगे। एक मंत्री ने बताया कि उसने अपनी पगड़ी इसलिए पहनी क्योंकि उसके पिता ने भी वही पगड़ी पहनी थी और वो भय से उसके पीछे चल रहा था। कवि ने बताया कि उसने टोपी इसलिए खरीदी क्योंकि उसे दिखाना था कि वो अब बड़ा कवि है। व्यापारी ने बताया कि चमक उसके बचपन की गरीबी छुपाने की चाल थी। उन सब बातों को सुनकर फिर दरबार में शांत हंसी और गंभीर मुस्कान दोनों गूंज उठी। मुल्ला न केवल हंसाने का हुनर रखता था, वो उन बातों को भी उजागर करता था जो लोग खुद से नहीं बतलाते। उसने एक बार ऐसे सवाल पूछे कि लोग हंसते हंसते स्वयं पर सोचने लगे। उसने कहा, आपने अपनी चीजें बांटी, पर क्या आपने अपने बदले हुए विचार भी बांटे? एक वकील ने कहा, नहीं। और तभी मुल्ला ने सबको झटका दे दिया। उसने कहा, तो आप हंसिए, पर यह याद रखिए कि हंसी का मजाक तब तक मीठा रहता है जब तक वो किसी की बेइज्जती का कारण न बने। ये सुनकर सब लोग ठिठक गए, पर हंसी थमती नहीं थी। वो एक नई गंभीरता में बदल गई। उस दिन दावत भी बंटी, पर उससे भी ज्यादा बांटे गए शब्द, भावना, समझ और शर्मिंदगी। किसी ने देखा कि एक छोटा सा तोहफा, एक टोपी, एक कंबल कितनी बड़ी दया और सहानुभूति जगा सकते हैं। कहानी का असली हास्य तब उभरा जब मुल्ला ने अचानक राजा की तरफ देखा और बोला, महाराज, आपने सबसे बड़ा उपहार दिया। आपने अपनी चादर बांटी। बताइए, क्या अब आप खुद की गर्माहट पर पछतावा कर रहे हैं? राजा ने ठहाका लगाते हुए कहा, नहीं मुल्ला, पर मैं अब जानता हूं कि मेरी गर्माहट अगर किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सके तो वो असली गर्माहट है। दरबार ने जोर से हंसते हुए तालियां बजाईं और उस हंसी में एक नई समझ समा गई। दिन ढलने तक दरबार में मजाक चलता रहा, पर वो मजाक कभी अपमानजनक न था। हर मजाक के पीछे मुल्ला की सूझबूझ थी। वो छेड़छाड़ करके लोगों को उनकी कमजोरियों से मिलवाता और फिर उन्हें अपने ही अंदाज में उन्हें स्वीकार करना सिखाता। कई लोगों ने कहा कि मुल्ला ने सिर्फ हंसाया नहीं, उसने दरबार को मानव बनाया। समय के साथ ये दिन एक परंपरा बन गई। हर महीने दरबार के पहले दिन लोग छोटी छोटी चीजें बांटते और अपनी कहानियां सुनाते। बच्चे भी आकर अपनी पुरानी टोपी और खिलौने देते और बूढ़े अपने अनुभव बांटते।
इस परंपरा का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि लोग अपने पदों के भय से कम बंधे और आपस में ज्यादा जुड़ गए। मुल्ला की चालें साधारण दिखती पर उनका असर गहरा था। हंसी तो बस वजह थी। असल बात यह थी कि जब लोग एक दूसरे के साथ छोटे छोटे उपहार बिना किसी शर्त के बांटते हैं तो उनके बीच का फासला घटता है, और जब फासला घटता है तो शासन भी हल्का पड़ता है और जीवन आसान हो जाता है। कई वर्षों बाद लोग उस दिन के किस्से देते हुए हंसते हैं, पर उनकी आंखों में एक चमक सी रहती है। ये चमक उस शराफत की है जिसे उन्होंने मछुआरे, एक विकलांग व्यापारी जिसकी दू दरबार में कुछ सुखद हास्य उठा, पर सवाल ने एक छोटी सी चुभन दे दी। फिर मुल्ला ने आगे कहा, मैं पूछ रहा हूं कि क्या हम किसी के दुख को सिर्फ खाना पानी देकर बांट सकते हैं, या हमें उसकी शान और सम्मान भी बांटना होगा? राजा की आंखों में हल्की सी जिज्ञासा चमकी। उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है मुल्ला, बताओ कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मेरा उद्देश्य तो सिर्फ यह देखना है कि तुम दरबार वाले भी कभी हंसते फूटते हुए जवाब देते हो या हमेशा गंभीरता के ढर्रे पर टिके रहते हो। पर मेरा असल मजाक अब आने वाला है। लोगों ने सोचा कि यही तो वो पल है। मुल्ला का कोई शरारती और चतुर किस्सा। उसने बिना किसी ड्रामे के उठकर कहा, महाराज, आज मैं एक उदाहरण से बात समझाऊंगा। जो भी दरबार में बैठे हैं वे अपनी अपनी टोपी, पगड़ी, कंबल और सूट अपने पास रख लें। कुछ लोग हंस पड़े, टोपी, ये क्या नई परंपरा है? पर राजा ने आज्ञा दे दी और हर किसी ने जो सिर का आवरण था उसे सामने रख दिया। मुल्ला ने उन सब चीजों को सावधानी से देखा और फिर एक एक करके लोगों से कहा कि वे अपनी कोई सी चीज निकालकर किसी अनजान के पास भेज दे, पर नियम था कि वह चीज लौटते वक्त वही कोशिश से वापस लेना होगा और उसे पहनने से पहले बिना किसी शर्म के उसका वर्णन करना होगा। दरबार में थोड़ी सी अजीब चिंता और उत्सुकता फैली। पगड़ियां, टोपी और चादरें एकत्र हो गई। मुल्ला ने सबसे पहले राजा की नकली छोटी सी टोपी उठाई और उसे एक अनुसरण करने वाले कवि के ऊपर रख दिया। कवि ने अचरज में कहा, यह तो बड़ा छोटा सा है, इससे मेरे व्यक्तित्व का क्या होगा? मुल्ला मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी शायरी छोटी नहीं होगी, ये टोपी तुम्हारे बोलों को नर्म करेगी। कवि ने टोपी पहनकर एक विनोदी शेर कहा और दाव का पत्ता पलटते ही सब हंस पड़े। फिर मुल्ला ने व्यापारी की चमकीली टोपी एक बुजुर्ग किसान के सिर पर डाल दी। किसान जब वो टोपी पहनकर खड़ा हुआ तो असमंजस में मुस्कुराकर बोला, महाराज, ये टोपी मेरे खेतों की मिट्टी से मेल नहीं खाती, पर मेरी आंखों को एक नई चमक दे रही है। व्यापारी खुद हंस पड़ा और बोला, तो मैं भी थोड़ी मिट्टी सी चमक अपने व्यापार में आजमाऊंगा। इससे दरबार का माहौल हल्का हुआ। जो लोग कभी केवल पद और प्रतिष्ठा की बात करते थे वे भी मुस्कुरा उठे। मुल्ला की अगली चाल सबसे मजेदार थी। उसने एक दो चीजें अपने पास रखी और कहा, अब हर कोई अपनी चीज को देखे और बताए कि उसे क्यों पहनना पसंद है। मंत्री ने कहा कि पगड़ी से उसे सम्मान मिलता है। कवि ने कहा कि टोपी से उसे पहचान। व्यापारी ने कहा कि चमक से उसे सौदा मिलता है, और एक नौजवान नतकाश ने हंसते हुए कहा कि कंबल उसे मां की याद दिलाता है। जब सबने अपनी वजह बताई, मुल्ला बोला, अब एक नया नियम, आप में से जो कुछ भी दूसरों से बांटना चाहे उसे बांट दे, पर उसे बांटते समय किसी का नाम नहीं ले, और जो उसे पाए वो उसी तरह स्वीकार करे जैसे वो हो। इस नियम के बाद जो हुआ, उसने दरबार का सारा ढांचा उलटकर रख दिया। कोई मंत्री अपनी पगड़ी उसी तरह निकालकर एक बच्चे के सिर पर रख गया, बिना ये सोचे कि लोगों की क्या राय होगी। कवि ने अपनी नोटबुक एक बूढ़े मछुआ को दे दी, जिसने कहा, इसमें कुछ अल्फाज है जो मेरे जीवन को समझाएंगे। व्यापारी ने अपने पास से कुछ मोहरे निकाले और गरीब दुकानदार को दे दिए। और जो सबसे अनोखा था, राजा ने अपनी सिंहासन की पलंग जैसी चादर को उसी मैदान में रख दिया और कह दिया कि ये किसी अनजान परिवार के लिए है जिसे सर्दी में देखभाल की जरूरत है। दरबार में जो हंसी उभरी वो केवल एक ठहाका नहीं था, वो एक तरह का सुकून
और छूटी हुई गर्माहट थी। सब लोग देखते रहे कि कैसे उनके छोटे छोटे त्याग, जो वे कभी बड़े रूप में सोचते थे, दूसरों के लिए कितने बड़े मायने रखते हैं। और जब लोग चीजें बांटते, वे बिना किसी नाम के, बिना किसी शान के, बिना किसी खींचतान के, तो उन्हें लग रहा था कि उनका पद हल्का हो गया। फिर मुल्ला ने आखिरी प्रश्न पूछा, अब जो चीजें आपने बांटी है, क्या आप उन पर अपनी कहानी कहना चाहेंगे? पहले कुछ लोगों ने हिचकिचाया पर धीरे धीरे बोलने लगे। एक मंत्री ने बताया कि उसने अपनी पगड़ी इसलिए पहनी क्योंकि उसके पिता ने भी वही पगड़ी पहनी थी और वो भय से उसके पीछे चल रहा था। कवि ने बताया कि उसने टोपी इसलिए खरीदी क्योंकि उसे दिखाना था कि वो अब बड़ा कवि है। व्यापारी ने बताया कि चमक उसके बचपन की गरीबी छुपाने की चाल थी। उन सब बातों को सुनकर फिर दरबार में शांत हंसी और गंभीर मुस्कान दोनों गूंज उठी। मुल्ला न केवल हंसाने का हुनर रखता था, वो उन बातों को भी उजागर करता था जो लोग खुद से नहीं बतलाते। उसने